लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज ही हम लोगों ने अपने क्लास में हमने क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। एक बार हम उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। होमवर्क्स वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे, यस यस यस, सब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हमारा जो डिस्कशन है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सेंट्रम मास, ठीक है। तो अभी अभी आज मॉर्निंग के क्लास में ही हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उन क्वेश्चंस को वन बाय वन एक बार रिवाइज कर लें हम लोग, कि हम कितना जानते हैं एक दूसरे क्वेश्चन, राइट। तो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एवरीवन। राइट डाउन एवरीवन। यस, लिखेंगे एट द हाईएस्ट पॉइंट। एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लें उन सभी चीजों को जो आज हमने डिस्कस किया, राइट। क्योंकि हमारा कम से कम बैकग्राउंड स्ट्रांग रहेगा तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे, ठीक है। राइट डाउन एवरीवन। एट द हाईएस्ट पॉइंट block breaks into three equal parts. At the highest point, block breaks into three equal parts. At the highest point, block breaks into three equal parts. One of them just retrace. One of them just retrace its path. Another one just fall down. Another one just fall down. Then find the position of third particle. Then find the position of third block. Then find the position of third block. इसमें एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। At the highest point, block breaks into three equal parts. One of them retraces its path. अच्छा, retraces its path मतलब क्या हुआ? जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। Retrace its path मतलब वापस ओरिजिन पे आया। Retrace its path मीन वापस कहां गया? ओरिजिन पे आ गया, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल क्या हुआ? वहीं पे गिर गया। तो वेयर इज द पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टिकल? गो अहेड, सॉल्व करो ये। जीरो 10 और 20 पे गिरेंगे ऐसा। 0 10 30। चलिए, एक चीज तो क्लियर है, यस, ड्यूरिंग दिस मोशन 90 मीटर, 90 कितने पे आ रहा है? नहीं, थर्ड पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बताइए। 90,0 30,0 30,0। क्लासरूम में 30 बोल रहे हैं, ऑनलाइन में बच्चे हैं हमारे जो 90 बोल रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे, एक बार फटाफट हम रिवाइज कर दें। ब्लॉक जब, यस यस, इधर इधर ध्यान देंगे। ब्लॉक जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा तो इट ब्रेक्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। हैविंग इक्वल पार्ट्स मींस ईच ब्लॉक कैरी 1 kg मास, 1 kg मास। और ये एक ब्लॉक तो वापस रिट्रेस कर गया अपना पाथ, मतलब ओरिजिनली फिर से यहीं पे आ गया। दूसरा ब्लॉक जस्ट यहीं पे गिर गया। अच्छा, एक चीज समझेंगे, क्या जब ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में फट गया ये जब ब्लॉक, तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है? नो। क्या सेंटर ऑफ मास को पता चला? नो। सेंटर मास क्या अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करेगा? यस। और ये पोजीशन है पोजीशन ऑफ सेंटर मास, दिस विल बी द सेंटर मास। और ये ब्लॉक है 0,0 पे वापस गिरेगा। और ये पोजीशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, अभी रेंज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। रेंज विल बी द सेंटर मास, और जो थर्ड पार्टिकल होगा वो इधर गिरेगा। देख लेते हैं, डोंट वरी।
यदि मैं रेंज लिखना चाहूं तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज आ गया आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज 10√2 का होल स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, अपॉन जी इज 10। ये कितना आ रहा है रेंज? रेंज इज 120 मीटर, रेंज इज 20 मीटर। तो दिस पोजीशन इज 20,0। हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट से जस्ट ये फॉल डाउन, so this coordinate is 10,0. Now we are in, and this coordinate is 0,0. Now we are interested to calculate this x, 0. See this, हमारे पास हमें पता है कि x center mass can be calculated as x center mass is equals to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 because there are 3 blocks upon m1 plus m2 plus m3। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है? I have already calculated 20. So this is 20 is equals to m1 x1 is 1 into 0 plus m2 x2 is 1 into 10 plus m3 x3 is 1 into x upon this value is 1 plus 1 plus 1. तो यहां से हमने कैलकुलेट किया, कोई मुझे, तो x is equals to 50 मीटर। हाँ, कहां पे 0? वो बच्चा क्या है कि कनेक्टिंग ही है, कनेक्ट नहीं हो पाया अभी, नेटवर्क इश्यू है। हु इज कनेक्टिंग? ओके, मैं इनको हटा देता हूं। ओके फाइन, चलिए। तो x इज इक्वल टू 50 मीटर। क्या ये बहुत मुश्किल? हाँ, कृष्णा कुछ बोल रहे थे, बताओ। कंफर्टेबल एवरीवन? डन? ओके फाइन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर तो मुझे चाहिए था। हाँ, मैं स्पॉटलाइट पे कर देता हूँ, यस। एक और क्वेश्चन हो जाए, देखते हैं कौन कौन कर पाता। ओबियसली नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टफ वन, इससे थोड़ा मुश्किल रहेगा। डन? क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गो अहेड एवरीवन। यहां पे एक ब्लॉक है, इसको हमने इधर प्रोजेक्ट किया, एंड दिस एंगल इज, बहुत आसान डेटा देंगे जिससे कि आप आसानी से कर सकें। दिस इज 10√2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें कैलकुलेशन बेस्ड नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड जाना है। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, राइट डाउन। yes, mass is let's say 4 kg. Write down, after 1 second of projection, block breaks into 1:3 ratio. After 1 second of projection, write down the question. After 1 second of projection, block breaks into 1:3 ratio. One smaller one retrace its path. Then find the position of bigger block. Smaller one just retrace its path, then find the position of bigger block. इसमें समय लगेगा, टेक योर टाइम। आंसर मुझे चाहिए इस बार सही। देखो शायद आ जाए, और ना आए तो कोई बात नहीं। जल्दी करें, यस।
80/3 मीटर, ओके। विश्वास कितना आ रहा है? 80/3। मेरे पास दो आंसर है, कृष्णा एंड विश्वास, वेरी नाइस। क्या इस क्वेश्चन में टाइम की जरूरत पड़ी? नो, नहीं पड़ेगी। तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये ब्लॉक यहां से चला और यहां पे गिरना चाहिए था, यस, तो टाइम की जरूरत पड़ती, यस। तो इन बिटवीन कहीं पे तो ये दो पार्ट में टूट गया। आफ्टर 1 सेकंड कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ता हमें। तो 1 सेकंड के बाद जब ये ब्रेक हुआ तो एक पार्टिकल जो छोटा वाला था वो यहीं पे गिर गया, 1 kg का, 1 kg का ब्लॉक इधर गया, और 3 kg का ब्लॉक यहां से अब आगे जाएगा और यहां पे गिरेगा, जिसके कारण दिस मस्ट बी द सेंटर मास, दिस मस्ट बी द सेंटर मास। ये पोजीशन ऑलरेडी 0,0, दिस पोजीशन इज, दैट इज x,0। हमें x फाइंड करना है, x फाइंड, कंफर्टेबल एवरीवन। अभी हमने क्या करना है, हमें यदि रेंज निकालना है, सॉरी द रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 10√2 का होल स्क्वायर u स्क्वायर साइन 90 लिख दें, अपॉन g इज 10। समझ में आया कैसे लिखा गया है? तो रेंज कितना आ रहा है? रेंज इज 20 मीटर। दिस कोऑर्डिनेट इज नोन नाउ, 20,0, 20,0। ये कोऑर्डिनेट पता है, नाउ वी कैन फाइंड दैट कोऑर्डिनेट। यही छोटा सा क्वेश्चन था। इस बार मास थोड़ा सा डिफरेंट था, 1 kg नहीं था, दिस मास इज 3 kg नाउ, एंड दिस मास इज 1 kg नाउ। यहां से सीधे सीधे आपने लिखा x सेंटर मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट? ठीक है ना? x सेंटर मास कितना है? 20 इज इक्वल टू m1 इज 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस 3। और यहां सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कोई मुझे बता दे। 80/3 मीटर, दिस इज द आंसर। कंफर्टेबल एवरीवन? एक और क्वेश्चन हो जाए, चलो नेक्स्ट। और आप लोगों को जान के खुशी होगा कि बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, रैंडम क्वेश्चन। देखेंगे, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप ये नोट कर लिया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एवरीवन। देखेंगे, यस, सेम टू सेम रखते हैं, कैलकुलेशन आपको करना है, राइट डाउन। जल्दी से जल्दी आंसर देना है, जैसा कि इस बार कृष्णा एंड विश्वास ने दिया, दो बच्चों ने। मुझे मयंक जल्दी करना है कोशिश, ठीक है एवरीवन? राइट ऑन द क्वेश्चन, हाँ यस। देखेंगे, राइट डाउन। आफ्टर आफ्टर 1/4 ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, आफ्टर 1/4 ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, आफ्टर 1/4 ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी होगा उसका 1/4, आफ्टर 1/4 of time of flight, block breaks into two equal parts. After 1/4 of time of flight, block breaks into two equal parts. One just fall down. One just fall down. Then find the position of another particle. One just fall down. Then find the position of another particle. Then find the position of another particle. Yes.
विश्वास 35 मीटर, क्या बात, नाइस नाइस नाइस, आप लोग मुझे कर दे रहे हो। आई डोंट नो इट्स करेक्ट आंसर और नॉट, बट आंसर आप लोगों ने काफी जल्दी दिया। 35 मीटर। मन, वेर इज मन? हाँ यस। ओके, अंश पटेल, नाइस। नहीं नहीं, टेक योर टाइम, अभी नेक्स्ट टाइम से आंसर नहीं बताएंगे, रेज हैंड केवल करेंगे, जिससे मुझे क्या है कि पता चले कौन कर पा रहा है, और हम सीख रहे हैं, सो डोंट वरी। नहीं, 1:1 में देखो क्वेश्चन में लिखा ना 2 इक्वल पार्ट्स, तो इक्वल पार्ट्स मतलब दोनों का मास सेम रहने वाला है। हाँ यस, अभी आएंगे उधर भी, डोंट वरी। 35 मीटर। ओके, सीखते हैं, ध्यान देंगे। अभी क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये ब्लॉक यहां से ऐसे चला, और टाइम ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का 1/4 टाइम में ये एक्सप्लोड हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में। तो पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर ले, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई टी, ये हमें पहले से पता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने देखा, तो ये कितना हुआ, 2u इज 10√2, साइन 45 इज 1/√2 g/10, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 सेकेंड। मतलब ये ब्लॉक कितने समय बाद एक्सप्लोड हुआ, 0.5 सेकेंड। तो हमारा जो टाइम हुआ t इज इक्वल टू t/4, 1/4 टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दिस इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में ये टूट गया। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले काम तो ये करना चाहिए कि इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, दिस वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब 0.5 सेकेंड में ये एक्सप्लोड हुआ, टूट गया है। तो बहुत सारे चालाक बच्चे क्या करेंगे, रेंज का 1/4 कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यदि यदि 1/4 नहीं दिया होता, कोई फिक्स टाइम दे देता, तो फिर आपको इसी मेथड से करना पड़ता। ठीक है, 1/4 जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, वो अप्रोच एक्सपेक्टेड था, करना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने किया है। तो क्या हुआ, दिस वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ये कितने डिस्टेंस बाद जाकर के टूटा होगा। तो दिस डिस्टेंस मस्ट बी 10 इंटू टाइम इज 0.5, और ये आ जाएगा 5 मीटर। मतलब एक पार्टिकल जो यहां से 2 पार्ट में टूटा है, उसमें से एक तो इधर ही गिरा है, कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा, ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, क्या किसी को समझाना बाकी है, आ गया? अच्छा, दूसरा ब्लॉक यहां से आगे जाएगा, यहां से आगे जाएगा और यहां पे गिरेगा, एंड दिस वन इज, दिस मास इज 2 kg, एंड दिस मास इज अगेन 2 kg। और यदि मुझे यहां का, यहां पे तो मास ही नहीं है, यहां का मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, सो दिस इज बेसिकली सेंटर मास, और इसके लिए हमें रेंज लिखना होगा। तो रेंज लिखा आपने, रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज कितना आ रहा है, 20 मीटर। तो दिस वैल्यू सॉल्व कर दो क्या इसको, तो दिस इज 20,0, दिस इज 20,0। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, सो लेट्स से दिस इज x,0, x,0, एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 5,0। अब आपने सॉल्व किया एंड यू विल गेट द आंसर। आपने लिखा x सेंटर मास, मैं डायरेक्ट लिखूं, x सेंटर मास दैट इज 20 इज इक्वल टू m1x1, दैट इज 2 into 5 प्लस m2x2, 2 into x अपॉन 2 + 2, यहां से x का वैल्यू आया कितना, 35 मीटर। यदि मीटर में सारा डेटा है तो दिस 5 मीटर, 35 यूनिट। कंफर्टेबल एवरीवन? हाँ, तो मीटर लिखा है तो मीटर रहेगा ये।
हमने सारी वेलोसिटी मीटर, सही बात, यूनिट तो दिया ना प्रॉपर, यू हैव कैलकुलेटेड यूजिंग मीटर। कंफर्टेबल एवरीवन? अच्छा, यहां से मुझे उम्मीद है कि अब इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें कितना वेरिएशन करेगा उसी हिसाब से आप अपनी खोपड़ी का वेरिएशन कर लेंगे। डन। अब हम चलते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिनके बारे में आज ही हमने डिस्कस किया। डन, आगे चलें। नेक्स्ट पार्ट ध्यान देंगे, हमने अभी अभी आज ही के क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, m1x1 is equals to m2x2 and this one is based on conservation of center of mass, conservation of center mass. if system is रुका हुआ, आफ्टर टूटने के बाद सेंटर मास रुका ही रहेगा, इज द कॉन्सेप्ट। इंटरनल फोर्सेस क्या सेंटर मास को डिस्टर्ब कर सकता है? नो, इंटरनल फोर्सेस सेंटर मास को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर सकता। डन, एक क्वेश्चन हो जाए, ध्यान देंगे, देयर इज अ मास ऑफ 20 kg and there is a monkey, there is a monkey and thing is, ये हॉरिजॉन्टल है, भले हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं हम। there is a monkey और mass of monkey is 10 kg, 10 kg। लिखेंगे सिस्टम इज ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, सिस्टम इज ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब मंकी भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे और ब्लॉक भी, यस। सिस्टम इज ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, सिस्टम इज ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। लिखेंगे इफ मंकी ट्राइंग टू पुल द ब्लॉक, if monkey trying to pull the block and displaced 2 meter and displaced 2 meter and displaced 2 meter displaced the block to 2 meter, ऐसे कर दो। किसको डिस्प्लेस्ड किया? ब्लॉक को। कितना मीटर? 2 मीटर। and displace the block to 2 meter, yeah, by 2 meter, yes, displace the block by 2 meter, then find displacement of monkey, then find displacement of monkey, then find displacement of monkey। टू जीरो, मंकी डिस्प्लेस्ड होगा 4 मीटर। देखो, मंकी खुद फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, मंकी उसको खींचेगा तो क्या ब्लॉक केवल आएगा? आपको भी जाना होगा क्योंकि आप खुद फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। नहीं समझा? कंफर्टेबल एवरीवन? तो आपने सीधे सीधे लगाया होगा m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2, ये यदि x1 गया और ये है x2, यही तो आज तो यही तो प्रूफ किया था हमने। तो व्हाट इज m1? 20 एंड x1 इज 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल्स टू m2 इज 10 इंटू x2 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2? 4 मीटर। बहुत मुश्किल था क्या? नो, अब होगा। लिखेंगे राइट ऑन द क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन लिखेंगे, an wooden plank, an wooden plank, an wooden लकड़ी का plank, an wooden plank of mass 60 kg, of mass 60 kg, an wooden plank of mass 60 kg placed on a frictionless surface, placed on a frictionless surface, placed on a frictionless surface,
placed on a frictionless surface. If man move from A to B, if man moves from A to B, then find displacement of plank. If man moves from A to B, then find displacement of plank. If man move from A to B, then find displacement of plank. कृष्णा पहले तो क्वेश्चन लिखना जरूरी है, लिखते हो आप? हाँ ओके गुड गुड ठीक है. अब ध्यान देंगे इसमें गलती क्या हो जाती है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, आप लोगों को नहीं करना है. ठीक है ठीक, हाँ ठीक है ठीक, यस ध्यान देंगे, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान देंगे कैसे करना है. अच्छा ये बताओ, क्या इसमें जब ये 440 kg का मैन ए से बी में जाएगा तो क्या ये प्लैंक पीछे चला जाएगा? यस. अब ध्यान देंगे जो ही आपने प्लैंक को पीछे एज्यूम किया, जो ही आपने प्लैंक को पीछे एज्यूम किया तो कुछ तकलीफ होने लगता है, कुछ नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स मिलने लगते हैं. हम ऐसे देखो एक्सपीरियंसेस बताते हैं, हम जानबूझ के इसको आगे डिस्प्लेस्ड करेंगे और आंसर नेगेटिव आ जाएगा. तो आगे हम क्यों डिस्प्लेस कर रहे हैं? क्योंकि हमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव ना मिले. दैट्स व्हाई हम पूरे के पूरे सिस्टम को आगे डिस्प्लेस्ड कर देंगे. एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज, लेट्स से कि ये प्लैंक आगे ही चला गया एक्स डिस्टेंस. क्या हम पीछे डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसमें तकलीफ क्या है? नेगेटिव कोऑर्डिनेट मिलने के चांसेस होते हैं, हम नेगेटिव अवॉइड करना चाहते हैं, तो यहां पे चला गया. इज द कंडीशन. और जो ही आपने लिखा दिस इज 60 kg, दिस 60 kg and this man moved from A to B, now the position of man is at this place. Done. हमें पहले से ही पता है कि x का वैल्यू नेगेटिव होगा ही होगा, लेकिन हमने जानबूझ के क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया. अब देखेंगे क्या x सेंटर ऑफ मास इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू x सेंटर ऑफ मास फाइनल, इजंट इट? यस. तो x सेंटर मास इनिशियल के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें डिसाइड करना होगा. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस कोऑर्डिनेट शुड बी व्हाट? दिस इज, इधर ही x मान लेते तो दिस इज 0,0. इसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? p,0. हमने पढ़ा हुआ है कि ये कैंसिल हो जाता है, तो हम जानबूझ के आदत बनाएंगे p का, क्योंकि जानबूझ के एग्जाम में ये इररेगुलर शेप का दे देते हैं जिससे आप कैलकुलेशन में समय वेस्ट करें. तो क्या करेंगे हम? कुछ भी मानो फर्क नहीं पड़ता, इट विल कैंसल. जबकि हमें पता है कि ये 10,0 है, लेकिन हम जानबूझ के p,0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें बैकग्राउंड में क्लियर है कि ये कैंसिल ही होता. जिस दिन इररेगुलर शेप रहेगा तो भी ये कैंसिल होगा. डन. तो एक सेंटर मास इनिशियल इज इक्वल टू एक सेंटर मास फाइनल, दिस द कंडीशन. इसका सेंटर मास अब नया क्या हुआ? p प्लस x, 0 एंड दिस कोऑर्डिनेट इसका, हाँ वेरी गुड, 20 प्लस x, 0. हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर. डन. आपने लिखा x सेंटर मास इनिशियल इज हाउ मच? नहीं वैल्यूज रखते हैं. m1 x1, m1 इज 40 इंटू x1 इज 0 प्लस m2 x2 60 इंटू p, ओके, अपॉन 40 प्लस 60 एंड दैट इज इक्वल टू x सेंटर मास फाइनल लिखेंगे हम. मैन का लिखेंगे तो ये कितना हो गया? 40 इंटू 20 प्लस x, 20 प्लस x, 40 इंटू 20 प्लस x, और यहां बनेगा प्लस प्लैंक का क्या होगा? 60 इंटू p प्लस x अपॉन 40 प्लस 60. हम समझ नहीं पा रहे क्या? कंफर्टेबल एवरीवन? वत्सल समझ रहे हो? नाउ डिनोमिनेटर कैंसल्ड आउट. यहां पे देखेंगे 40 इंटू 0 0, 60p, यहां बना 60p इज इक्वल टू 800 प्लस 40x प्लस 60p प्लस 60 प्लस 60x. यदि देखो तो 60p से 60p कैंसिल,
कहाँ पे? अच्छा ये 60x है, दिस इज प्लस 60। कहाँ गया सब? अरे मिट जा। हाँ यस, क्या हो जाएगा 60x। यहां पे देखें तो 60p से 60p कैंसिल। नाउ यहां से x का वैल्यू बताओ। जैसे 0 इज 800 प्लस 100x, x का वैल्यू आया -8 मीटर। एक्चुअल में आगे डिस्प्लेस्ड हुआ कि पीछे डिस्प्लेस हुआ? पीछे डिस्प्लेस हुआ। एंड फाइनल डायग्राम हम बनाना सीखेंगे, और ये रहा फाइनल डिस्प्ले। दिस द पोजीशन ऑफ मैन, और ये इधर डिस्प्लेस्ड हुआ एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, और ये रहा अपना आंसर। कंफर्टेबल एवरीवन? आप A2 में जुड़े थे, A1 में हमने ये डिस्कस किया हुआ था। देखो एक बार हम डिस्कस करते हैं। देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया कृष्णा, दैट फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यदि दोनों को हम ग्राउंड, जैसे मंकी और वो आदमी था, या फिर जहां पे हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया था, उन दोनों ही केसेस में जो ग्राउंड पे है उसी से आप देख सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। जैसे इन दिस सिचुएशन आदमी एक्चुअल में कितना डिस्टेंस चला है, कोई बता सकता है? देखो मैं यदि यहां पे होता और मैं खुद चलता, तो मैं खुद के लिए कितना चला हूं? मैं खुद के लिए 20 मीटर चला हूं। लेकिन जो आदमी ग्राउंड पे है, जमीन पे है, उसके लिए कितना चले हैं आप? उसके लिए तो आप यहां से यहीं तक चले हैं, तो 8 इसमें से हटाओ, 20 माइनस 12 ही मीटर चले। ग्राउंड पे रखा हुआ आदमी आपको बोलेगा आप तो 12 ही मीटर चले हो, लेकिन आप बोलोगे नहीं 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 मैं तो 20 मीटर चला हूं। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 20 लगा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हमें 12 लगाना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे एक बार उसके हिसाब से ही कर लेते, तो इरेज कर दें, इसको नोट कर लें एक बार सभी लोग। ऐसा तो नहीं मुश्किल हो रहा है? कोशिश करना, नहीं होगा तो पूछ लेना आप लोग। ठीक, आगे चलें एवरीवन। डन, आप लोगों ने लिख लिया? चलिए ओके फाइन। अभी ध्यान देंगे, अब हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, जिसकी वजह से आप लोगों ने सॉल्व किया और सब गलत गलत किया। एक ध्यान देंगे, फॉर्मूला लगाने के लिए हमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोचना है। तो पक्की बात है, आगे बढ़ेगा तो ये पीछे जाएगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ऐसा कुछ हुआ, इज द फाइनल सिचुएशन। कृष्णा ध्यान देंगे, ऐसा हुआ होगा। तो ये ब्लॉक यहां से एक्चुअल में पीछे कितना हुआ? एक्स, एक्स, और ये आदमी यहां पे आ गया। ठीक है, हमें लिखना है m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2। अब ईमानदारी से सोचो, m1 इंटू x1 मतलब ये प्लैंक के लिए पहले लिखते हैं। प्लैंक का मास कितना? 60, डिस्प्लेसमेंट x हो गया।
अब आदमी के लिए लिखते हैं, मैन का मास कितना 40, और आदमी ईमानदारी से बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20 माइनस एक्स, तो यहां पे आपने लिखा 20 माइनस एक्स। नाउ फाइंड आउट एक्स, नाउ फाइंड आउट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 8। देखो आना चाहिए, कंफर्टेबल। तो बेसिकली दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब ग्राउंड से बात होगी तो ही आप लगा सकते हैं। जल्दी नोट करें, थोड़ा मुश्किल करें और चलिए। अच्छा एक चीज और बता दूं, दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली इफ देयर इज ओनली टू पार्टिकल इन योर सिस्टम। दो से ज्यादा हो गए तो क्या लगाने का, ओरिजिनल एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, वुडन प्लैंक के दोनों किनारे किनारे पे एक तरफ 80 केजी का आदमी है और दूसरी तरफ 20 केजी का आदमी है। एक साल का ऐसा क्वेश्चन था, दोनों बीच में आ गए हाथ मिलाने के लिए, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, क्या कैलकुलेट कर लेंगे? बिल्कुल सिमिलर मेथड, एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल। कंफर्टेबल एवरीवन? एक दो होमवर्क हो जाए तो ये रहे कुछ होमवर्क जिसे आप लोग को करने हैं। राइट डाउन होमवर्क। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, सीधे यही क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला है is 40 kg, is 10 kg, and this one 20 kg. लिखेंगे, if these two men replace their positions, 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 यदि ये दोनों आदमी अपने पोजीशंस रिप्लेस कर लें, then find displacement of the plank. No, मास यदि सेम रहता तो जीरो होता। ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे। क्या इसको m1 x1 इज टू m2 x2 से कर लेंगे? नो, नहीं कर सकते। तीन मास है तो x इनिशियल इज टू x फाइनल। दूसरा पार्ट, वन मोर क्वेश्चन, टेन मीटर 40 kg, 40 kg, और ये है 20 kg। If these two men, read on the question, if these two men take hand at the center of the boat या plank, if these two men take hand at the center of the boat, if these two men take hand at the center of the boat, then find displacement of the boat, then find displacement of the plank या displacement of the boat। ये दो होमवर्क है, आई थिंक आप लोग कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा और क्वेश्चन थोड़ा अपग्रेड करें, राइट? तो इरेज कर दें, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये करना है। ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, ऑल द सर्फेस मतलब ग्राउंड भी स्मूथ है। ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ मतलब ग्राउंड भी स्मूथ है। यस, ग्राउंड भी स्मूथ है। लिखेंगे एंड दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। ऑल द, लिखेंगे ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, then find displacement of triangular block
all the surfaces are smooth, then find the displacement of triangular block, then find the displacement of triangular block, all the surfaces are smooth, then find the displacement of triangular block when 2 kg block just about to reach at the bottom of 4 kg, just about to reach at the bottom of 4 kg. Find displacement of 4 kg when 2 kg block just about to reach at the bottom of 4 kg. सॉल्व करें, आप अपने हिसाब से मान लो, जो भी आपको जो भी जरूरत पड़े आप मान लो, जो आपको चाहिए खुद से ले लो, खुद से ले लो. अच्छा, ये तो पक्की बात है ना, ये इधर सरकेगा तो 4 kg पीछे जाएगा, ये तो पक्की बात है. इस प्रोसेस में कोई बाहर का फोर्स लगा है? लगा है, mg लगा है, क्योंकि अनबैलेंस्ड भी है, इसके कारण इसका एक्सेलरेशन होगा. क्या कंप्लीट सिस्टम, देखो देखो देखो, क्या कंप्लीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा? हाँ, देखो अभी सेंटर मास थोड़ा ऊपर है, जब ये नीचे आ जाएगा तो सेंटर मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा. ये शिफ्ट नीचे क्यों हुआ? बिकॉज अनबैलेंस्ड mg है. लेकिन भाई हमें तो डिस्प्लेसमेंट x में चाहिए. x में कोई फोर्स है कि नहीं है अनबैलेंस? नहीं, इनका नॉर्मल फोर्स अपना पर्सनल है. तो x में सेंटर मास का कंजर्वेशन होगा कि नहीं होगा? होगा. y में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि y में mg है. अरे हम तो x में कंजर्वेशन करो. फाइव मीटर. कैन यू एक्सप्लेन कैसे किया हो? ओके, तो फिर क्या किया उसमें? नहीं तो 4x इज टू 20 क्यों? ओके, 10/3 मीटर. ओके, बी रेडी फॉर एक्सप्लेनेशन. 5 मीटर कैसे किया? कैसे किया मतलब क्या लिखा? ओके, हाँ विश्वास कितना है? 35/4. अच्छा, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा है. बी रेडी फॉर एक्सप्लेनेशन. अच्छा विश्वास, चलो एक्सप्लेन करो कैसे किया आपने. ओके ओके, कृष्णा कैसे किया? अच्छा ओके, 10 आ रहा है. चलिए मैं बता रहा हूं, मतलब आप लोगों के हिसाब से ये सीधे सीधे यही गिर जाएगा. चलिए ध्यान देंगे.
चलिए ध्यान देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा होगा। यहीं पे गिरेगा कैसे, फ्री फॉल तो जैसा नहीं होगा, पक्का आगे जाएगा। यस, तो देखते हैं पहला मेथड, मेथड नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1। ध्यान देंगे कैसे करना था। क्या हमारा y सेंटर ऑफ मास इनिशियल बराबर होगा y सेंटर ऑफ मास फाइनल के? नो, बिकॉज देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स mg, बिकॉज देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स mg, यहां पे लिख देंगे बिकॉज देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स mg। mg वो ऐसा फोर्स है जो अनबैलेंस्ड है। जैसे देखो अभी क्या है, फाइनली यहां पे ऐसे था दिस, तो इनका कंबाइंड का सेंटर, इसका सेंटर मास यहां होगा, मान लेते फॉर एग्जांपल इसका सेंटर मास यहां होगा, दोनों का कंबाइंड सेंटर मास यहां होगा, दोनों का। फाइनली क्या हो गया, फाइनली जब ये इधर आ गया ब्लॉक, तो सेंटर ऑफ मास इसका तो यही होगा, इसका यहां होगा, तो फाइनल सेंटर मास इधर हो गया। तो वाई हाइट में सेंटर मास बदला कि नहीं बदला? सेंटर मास बदला कि नहीं बदला? ब्लॉक का, सिस्टम का सेंटर मास बदल गया, हाइट बदल गई। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास सेम रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। अब हम x की बात थोड़ा सा करें, नोट कर लिया? चलिए अब मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट स्लाइड यूज कर लेता हूं इसमें, मैं इसको x के लिए लिख, ध्यान देंगे इसमें क्या है, यदि ब्लॉक यहां से चला और यहां पे पहुंच गया, तो ये ब्लॉक पीछे चला जाएगा। जैसा कि मैं बताया कि हम नेगेटिव पसंद नहीं करते, हम मान लेंगे कि आगे ही गया, और हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक यहां से x डिस्टेंस आगे चला गया, डन, और ये ब्लॉक यहां पहुंच गया। नाउ राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स, यू विल गेट दैट। इसका कोऑर्डिनेट्स का क्या लिखें? p,0। क्यों? कुछ भी लिखो कट जाता है, अभी बताया था, कुछ भी मानो, इसका क्या फर्क पड़ता है? लेट्स राइट डाउन। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका p कॉमा, देखो ये x में p रहा, y में y1 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पे अब इसका जो मान लेते हैं कि हम यहां से कि x डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हो गया, तो इसका नया x कोऑर्डिनेट कितना होगा? p प्लस x। लेकिन y में तो कोई चेंज नहीं है ना, इसके सेंटर मास के y में चेंज नहीं है, तो y का y ही रहेगा। हम ये समझ पा रहे हैं? अच्छा इसका सेंटर मास क्या है? 0, कुछ होगा y डैश हाइट पे, भाई से में क्या लेना देना, कुछ भी रखो, समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा इसका अब सेंटर मास क्या हुआ? x में कितना हुआ? ये 10 है, और x 10 प्लस x, 0। हमें y से वैसे भी लेना देना नहीं, कुछ भी लिखो, एंड दिस द सॉल्यूशन। हो गया? क्या बहुत मुश्किल था? आपने लिखा x सेंटर मास इनिशियल इज इक्वल्स टू x सेंटर मास फाइनल। कंफर्टेबल? x सेंटर मास इनिशियल कितना है? चलो m1 2 इंटू x1 0 प्लस m1 4 इंटू x1 p अपॉन 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू x सेंटर मास फाइनल, दिस वन मास इज 2 kg। कोऑर्डिनेट कितना है? 10 प्लस x प्लस इसका मास कितना है? 4 kg, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? p प्लस x अपॉन 2 प्लस 4। सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे, 2 प्लस 4 डिनोमिनेटर से कैंसिल, यहां पे क्या बना? 4p इज इक्वल्स टू, दिस इज 20 प्लस 2x प्लस 4p प्लस 4x। हम समझ पा रहे हैं? तो यहां से 4p से 4p कैंसिल, एज यूजुअल हमें पता था x का वैल्यू कितना आया? -10/3। माइनस आना भी था, एक्चुअल मतलब ये आगे नहीं गया, एक्चुअल में ये पीछे डिस्प्लेस्ड हुआ है, और -10/3। आ गया था 10/3। गुड गुड गुड। कंफर्टेबल एवरीवन? जल्दी नोट करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। एक और दे दिया जाए?
अच्छा, इसको m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 से सॉल्व कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते थे, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 से भी इसको हम सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोचो, यू विल गेट द आंसर। कैसे? हाँ यस, इसको मैं सॉल्व कर दूं दूसरे मेथड से। इसको नोट करें, ये नोट हो गया, कर लोगे खुद से? ओके, क्वेश्चन जरूर लिखें। अच्छा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यदि मैं दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करूं तो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि ये x पीछे चला गया और एक्चुअल में ब्लॉक तो यही पे आएगा, राइट? यही होने वाला। ये x चला, ये x, तो ये कितना चला? 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। आपने लिखा m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। याद रहेगा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओनली टू ब्लॉक सिस्टम, दो ही रहे तो ही अप्लाई होगा। अच्छा, m1 इज हाउ मच? m1 इज 2 kg और डिस्प्लेसमेंट कितना है? दिस इज 10 माइनस एक्स, तो 2 इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू m2 इज 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज x। यहां से सॉल्व करेंगे, दिस इज 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 10/3। नहीं, ये माइनस में नहीं आएगा ना, हम तो ऑलरेडी उधर ही लिए हैं, जो सही बात है। क्या हम समझ पा रहे हैं इसको? जल्दी नोट करें। एक और क्वेश्चन के लिए तैयार है आप लोग? थोड़ा मुश्किल रहेगा तो चलेगा। चलिए, एटलीस्ट वन आंसर फ्रॉम द क्लास। मतलब इस बैच में ऐसा बोलना, मतलब आप समझ सकते हैं कि सच में मुश्किल होने वाला, लेकिन एटलीस्ट आप लोग कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। सॉल्यूशन इससे ज्यादा लंबा उसका भी नहीं है, लेकिन खोपड़ी ज्यादा लगेगी, ठीक है? अच्छा, ये बताएंगे स्फीयर का सेंटर मास कहां होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर स्फीयर पे ही होता है। चलो, ये रहा होमवर्क जिसे आप लोग को करना है, यहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग घर से मेहनत करके लाना। और आप लोग, दिस इज अ स्फीयर, ये एक स्फीयर है, दिस इज एन स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर, ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर का मास है m, इट्स मास इज m। ये एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ मास m, और इसका रेडियस है r, रेडियस इज r, रेडियस इज r। इसके अंदर, और ये एक हॉलो स्फीयर है, मेक श्योर। ये कैसा, सॉलिड है कि हॉलो है? हॉलो स्फीयर, दिस इज अ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है? इस हॉलो स्फीयर के अंदर एक रॉड है, ऐसे रख करके छोड़ दिया, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ। क्या रॉड का लेंथ दिया हुआ है? r√2, मतलब दिया हुआ है, राइट? मतलब दिया हुआ है, और इसका जो मास है, इसका भी मास स्मॉल m ही है, इसका भी मास स्मॉल m ही। ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, अंदर भी स्मूथ है, बाहर भी। ये ग्राउंड, ये भी स्मूथ है, इज ऑल्सो स्मूथ। ये जो जहां पे ये स्फीयर रखा है, दैट इज एवरीथिंग इज स्मूथ, कंफर्टेबल। ये क्या रॉड यहां पे गोल गोल घूमेगा अब अंदर, होगा कि नहीं? जैसे मटके में पानी भर करके ऐसे झुका करके छोड़ दोगे तो मटका ऐसे ऐसे होता है, और वो कंजर्व करता है किसको? सेंटर ऑफ मास को, समझा कि नहीं? तो यहां पे जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये भी कंजर्व करेगा सेंटर मास को, राइट? दोनों का मास सेम है, रेडियस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रॉड सबको क्लियर है। राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। अच्छा, एक चीज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास ऑफ द स्फीयर, मतलब इस ओरिजिन का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, ये जो सेंटर है उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर।
Find displacement of center of mass of sphere. Find displacement of center of mass of sphere when rod become horizontal inside the, when rod become horizontal inside the, when rod become horizontal inside the sphere. अभी कोई कर सकता है? हॉरिजॉन्टल मतलब ये इधर से सरकेगा, पक्की बात है, और जब ये इधर सरकेगा तो ये स्फीयर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये बोला है कि ये सरकते सरकते जब हॉरिजॉन्टल हो जाए तो ये स्फीयर अपना सेंटर मास कहां तक लेके चला गया होगा? तुम्हारा क्वेश्चन पता नहीं, टफ हो गया। जितना देखो, इससे लंबा क्वेश्चन नहीं है ये, इतना सही है। देखो क्वेश्चन में है कि ये एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर ये रॉड रख दिया हमने, और रॉड रख के हमने छोड़ दिया, तो क्या ये रॉड गिरेगा नीचे? सरकेगा ना ऐसे, ये वाला पोर्शन इधर सरकेगा, ये वाला नीचे सरकेगा, सरकते सरकते जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये जा चुका रहेगा, कुछ तो ऐसे गोल घूम चुका होगा थोड़ा सा, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात। वाई में जाएगा, एक्स में कहीं नहीं जाएगा। वाई में तो अनबैलेंस्ड एमजी है ना, जिसके कारण ये घूम रहा है, केवल एक्स का कंजर्व करना है। क्या कोई कर सकता है? हाँ बिल्कुल मलाओ, यस, ये आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि मास दोनों का सेम है। लेट्स ट्राई, करो एक बार, देखते शायद कोई सोच ले। टाइम लिमिट इज 3 मिनट टू सॉल्व। देखो एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े और लेंदी नॉर्मली नहीं होते, ट्रिकी होते, छोटे समय में हो जाता है सॉल्व। ऐसा कोई यदि बोल रहा है कि मेरे पास समय नहीं था, एडवांस का पेपर छूट गया, नो, झूठ, ऐसा नहीं होता, आपसे बने नहीं होंगे क्वेश्चन। क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, शायद बन जाए। देखो इसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए कम से कम प्रोजेक्टेड सेकेंड डायग्राम बनाएं एंड यू विल गेट द आंसर। समझ पा रहे हो? इसका जो सेकेंड डायग्राम कि जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो स्फीयर थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, वो डायग्राम यदि आप बना ले रहे हो तो यू विल गेट द आंसर, क्योंकि इनिशियल सेंटर मास लिखना है, फाइनल सेंटर मास केवल एक्स का लिखना है, यू विल गेट द आंसर। जल्दी करें। ट्राई करो, गलत हो और क्या हो। आर डिस्प्लेसमेंट, हाँ विश्वास कितना आया? R/2√2। और विश्वास में बता दूं, दिस मे बी द करेक्ट आंसर। कैसे, क्या, कैन यू एक्सप्लेन? ओके चलिए, तो मैं करता हूं, आप मेरी हेल्प कराइएगा थोड़ा सा। देखते हैं, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। पक्की बात है कि अपना जो स्फीयर है वो थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, राइट, अपने ओरिजिनल प्लेस से। नाउ एंड रॉड विल बिकम हॉरिजॉन्टल। नाउ इज द प्रोजेक्टेड डायग्राम। यहां पे अपना सेंटर मास है, हमने क्या माना कि स्फीयर कितना डिस्प्लेस हो गया? एक्स। तो हम पीछे डिस्प्लेस क्यों करें, हम आगे डिस्प्लेस करते हैं सबको, क्योंकि नेगेटिव चीजें हमें पसंद नहीं है।
ठीक है, हमने क्या किया, इसको आगे ही डिस्प्लेस कर दिया, आगे ही डिस्प्लेस कर दिया, कितना, एक्स, एक्स डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस कर देते हैं, और ये हमारा जो रॉड है ये बन गया हॉरिजॉन्टल। कंफर्टेबल एवरीवन, यहां तक क्लियर है? और ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड हो गया, एक्स, सेंटर ऑफ मास तक एक्स डिस्प्लेस, सेंटर मास से एक्स डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ना, सेंटर मास हुआ एक्स डिस्प्लेस, राइट? तो लेट्स राइट डाउन, लिखेंगे क्या एक्स सेंटर मास बदला है कि नहीं बदला है? किसी में हिम्मत नहीं है जो एक्स बदल दे। वाई बदला है क्या? हाँ वाई बदला है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल इज इक्वल्स टू एक्स सेंटर मास फाइनल, एंड दिस इज हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए आपको। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखना है देखो, पहले m1, देखो पहले वाले का मास इनटू x1 जी, डन, m1 x1 डन। अच्छा अब इसका सेंटर मास निकालना इंपॉर्टेंट, एक्स में, क्या ये नेगेटिव में है? तो ऐसा कर लेते, एक्स कोऑर्डिनेट फिर इधर ले ले, नेगेटिव, इन सब चीजों में हम नॉर्मली अवॉइड करेंगे, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव चीजें हम अवॉइड करेंगे, ठीक है? हम क्या करते हैं, जो अपना एक्स एक्सिस है, तो हमारा एक्स एक्सिस है यहां पे मान, वाई एक्सिस यहां पे मान, चलेगा? कंफर्टेबल? और ये यहां से ये पोजीशन डिस्प्लेस्ड हुआ एक्स, ये यदि एक्स डिस्प्लेस हुआ तो सेंटर मास भी एक्स डिस्प्लेस्ड हुआ, एक ही बात है, डन। अब देखो हमारा जो ये जीरो था, अब ये क्या हो जाएगा, एम इंटू आर, एम इंटू आर, फिर इसका लिखेंगे प्लस स्मॉल एम इंटू इसका, इसका एक्स में कोई ये डिस्टेंस बता सकता है क्या, एक्स में ये कितना है सेंटर में? दो दो सेंटर मास होंगे ना, इस रॉड का भी तो सेंटर मास होगा कहीं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो देखो ये लेंथ, देखो ये लेंथ है कितना, r√2, इसके आधे डिस्टेंस पे होगा तो ये कितना होगा, r√2/2, r/√2, तो ये लेंथ है r/√2, तो कितना आएगा, r/2, इस लेंथ इस r/2 आ जाएगा, तोड़ करके देख लो, r/2 आया, 5 डिग्री है ना, तो r/2, इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है इंटू r/2 है, अपॉन m प्लस m, हो गया ये, एंड दैट इज ऑफ फाइनल लिखना है, फाइनल यहां तक है, इसका सेंटर मास यहां है, इसका सेंटर मास यहां है, दोनों एक ही लाइन पे होंगे, ये भी पक्की बात है। तो आपने लिखा m इंटू एक्स प्लस आर प्लस m इंटू एक्स प्लस आर बाई m प्लस m। इसका भी सेंटर मास कितना है, एक्स प्लस आर, इसका भी सेंटर मास कितना है, एक्स प्लस आर, राइट? m से m कैंसिल, यहां पे क्या बना, एम आर प्लस एम आर बाई टू, कितना हुआ, 3mr/2, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, mx, 2mx प्लस 2mr, 2mr को इधर लेते आओ, 2mr को आप इधर लेते आओ, तो कितना हुआ, -mr/2 इज इक्वल टू 2mr, 2mx, m से m कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आया, -r/4। समझा? देखो अभी इसमें क्या है, देखो ये एक स्फीयर है, आपने इसको रिलीज किया तो ये रहा इनिशियल सिचुएशन, तो दोनों के सेंटर मास हमें पता है, इसका सेंटर मास कहां पे, r डिस्टेंस पे, और इसका सेंटर मास कितना पे है, r/2 डिस्टेंस, m1 r1 प्लस m2 r2, दोनों लिख लिया, प्रश्न समझा? और उसके बाद से दूसरा वाला लिखेंगे, जब ये ऐसा हो गया, मान लेते x डिस्टेंस आगे चला गया, एक्चुअल में तो पीछे ही गया होगा, लेकिन हम आगे मान लिए x डिस्टेंस आगे गया होगा, तो हॉरिजॉन्टल होने के लिए दोनों के सेंटर मास एक ही लाइन पे होंगे, मतलब x डिस्टेंस में दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो x प्लस आर इसका भी होगा और x प्लस आर इसका भी होगा। गेटिंग और नॉट एवरीवन?
जल्दी नोट करें। साहिल समझा कि नहीं? पार्थ, साहिल आप रुके नहीं? यस। अरे रुकना चाहिए था, आपने तो शायद मेरे से बात किया था, शायद साहिल के नाम पे बात किया था। अच्छा ओके, बताओ। तो अलग अलग नाम रख रखा है। चलिए ओके नाइस। हाँ तो पार्थ समझा? चलो गुड। थोड़ा मुश्किल हो गया नहीं? थोड़ा तो हो गया, थोड़ा हो गया। देखो कोई भी टॉपिक हम तब तक चलेंगे जब तक समझ में आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें थोड़ा सा आगे, तो और आगे बढ़े आप। यस। हाँ नोट कर लीजिए। हाँ यस, इसमें मेन कोऑर्डिनेट्स है कि आप कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हो। हाँ यस, फिगर बनाने में सबसे मेन है। कंफर्टेबल। अब मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज बताने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को इसको बहुत ईमानदारी से सीखना है, जो लोग भी एडवांस या फिर हायर फिजिक्स सोचते हैं, ठीक है? क्योंकि ये चीज मैं पहली बार इस क्लास में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, और ये कम से कम कई बार हम डिस्कस करें। पहली बार में अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होती है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको भी दिक्कत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, हमें होगी दिक्कत, फिर भी हम सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? तो लेट्स स्टार्ट। ध्यान देंगे, कई बार कर्व चीजें आ जाती है। जैसे मैं कहूं, क्वेश्चन है, यदि मैं कहूं कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग, इस रिंग का सेंटर मास क्या होगा? मेट्रिक सेंटर। बट यदि मैं आपसे कह दूं व्हाट इज द सेंटर मास ऑफ हाफ सेमी सर्कुलर रिंग, तो ध्यान देंगे सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा क्या? दिस इज अ रिंग। अब सीखते हैं ये इस तरीके के अप्रोच। एक नई ब्रांच हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नई ब्रांच मीन्स नया मेथड, इस तरीके की चीजों के साथ डीलिंग कैसे करें। क्या इस तरीके के क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं? इनफाइनाइट टाइम्स, हर चैप्टर में यूज होता। ग्रेविटेशन में ऐसा मास ले लेगा, फोर्स पूछ देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा चार्ज ले लेगा, पूछ देगा फोर्स। कहीं पे भी हो सकता है कुछ भी। तो इस तरीके के अप्रोच हमें आने चाहिए। पहली बार में क्या सीख जाएंगे, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, तो सीखने की कोशिश करें सीधे से। ऐसे क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास चाहिए। सेंटर मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। देखो ध्यान देंगे, ये बताओ सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल होता है? रेडियन, रेडियन 2 पाई, 2 पाई। और आर डिस्टेंस के कारण ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू आर। अच्छा यदि मैं ऐसा करूं कि ये है थीटा रेडियन में, ये थीटा किसमें है? रेडियन में, और ये लेंथ है एल, तो ये लेंथ कितना होगा? थीटा इंटू एल। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ओके फाइन, नाइस। अब इस पे आते, अब यदि मैं कहूं कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हमें, हमारे पास है
x center of mass is equals to, see this, छोटा सा मास इंटू उसका पोजीशन, छोटा सा मास इंटू उसका पोजीशन अपॉन कुल मिला के टोटल मास। टोटल मास मतलब इंटीग्रेशन, और इसका भी इंटीग्रेशन। देखो ये क्या होता है, ऊपर समेशन हम लिखते थे ना, याद है समेशन, m1x1 प्लस m2x2, समेशन को ही तो ये बोलते हैं। नीचे भी समेशन लिखते हैं तो इसी को तो ये बोलते हैं। क्या हम समझ पा रहे हैं? यस। तो यहां तक भी हम सीख गए, अब आगे सीखते, आगे चलें। अब ध्यान देंगे, हमें चाहिए मास इंटू एक्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज स्मॉल m, गिवन है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे एक एंगल थीटा, और थीटा एंगल पे एक छोटा सा एंगल लेंगे हम, कौन सा? टी थीटा। ये लेंथ कोई बता सकता है क्या? टी थीटा इंटू आर, टी थीटा इंटू आर। अब ये भी सीखा है कैसे होता है। थीटा डिग्री में है कि रेडियन में है? रेडियन में, ये भी हम सीख गए। अब अगला कॉन्सेप्ट, सी दिस, यदि मैं कहूं कि कितने लेंथ का मास m है, कितने लेंथ का मास m है, देखो टोटल होता है, देखो टोटल लेंथ होता है 2 पाई आर, या आधा है, आपने लिखा पाई आर लेंथ का मास है m। हमें कितने लेंथ का मास चाहिए? आर डी थीटा, लेंथ का मास कितना होगा? तो ये हो जाएगा m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। आपने देखा तो आर m डी थीटा बाई, दिस इज द छोटा सा मास ऑफ दैट पार्ट। अब उसका हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा। तो ये लेंथ जो है वो आर है। ये दो लाइन है कि एक ही लाइन है? एक ही लाइन है। अब इतना हम सीख चुके हैं कि एक ही लाइन है कि दो लाइन। दिस इज सिंगल लाइन। अब इस सिंगल लाइन को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। हाइट हमें क्या देगा? वाई कोऑर्डिनेट। बेस हमें क्या देगा? एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, कोई बता सकता है? हाइट एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? आर, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, कॉमा एक्स में क्या आएगा? जिधर थीटा जुड़ा उधर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। एंड हाइट क्या आएगा? आर साइन थीटा। क्या हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए? यस, कोऑर्डिनेट्स हमने कर दिए, डन। कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखो, अब इसमें रखते हैं वैल्यूज, वैल्यूज रखें, और वैल्यूज रखते इसका सेंटर मास मिल गया। चले, हमने लिखा एक्स सेंटर ऑफ मास। एक्स मैं निकाल रहा हूं, वाई किसको निकालना है? बी रेडी। अब होगे तो प्रूफ करके दिखाओ किसी का, है कि नहीं? एक्स सेंटर मास, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, मतलब छोटा सा मास कितना है? एम डी थीटा बाई पाई इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम कितना है? डीएम का वैल्यू तो एम ही है, लेकिन मान लो कि वही है डीएम, तो एम डी थीटा बाई पाई, आप डायरेक्टली एम रख सकते। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा? 0 0। मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज 180, नहीं पाई, क्योंकि थीटा रेडियन में, तो दिस इज पाई, और ये भी 0 से पाई तक। इंटीग्रेशन मैंने सिखाया इसी दिन के लिए। क्या हमें इंटीग्रेशन आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अब ध्यान देंगे, चलो सीखते हैं अब, और थोड़ा सा मुश्किल होगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। दिस, अब एक्स सेंटर ऑफ मास में से हम बाहर करेंगे कॉन्स्टेंट्स को। ऊपर से क्या बाहर? एम बाई पाई बाहर, नीचे से भी एम बाई पाई बाहर, दोनों कैंसिल, दोनों कैंसिल। ऊपर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी थीटा। अच्छा, क्या एक्स वेरिएबल है या एक्स कांस्टेंट है? एक्स तो भाई वेरिएबल है,
अलग अलग थीटा पे एक्स बदलते रहेगा, छोटा ज्यादा बड़ा होते रहेगा। अधिक से अधिक एक्स कितना, आर। कम से कम एक्स कितना, -r। समझ पा रहे हम? एक्स इज वेरिएबल, और वो वेरिएशन देखो, एक्स का वैल्यू यहां पे कॉस्ट का वैल्यू रखो ना, 0 रख, आर 180 रख, -r हो गया ना, आर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बहुत आसान। अब सीखते हैं, देखो अब हम रखेंगे एक्स सेंटर, ये लिखा एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, अब हम एक्स का वैल्यू, एक्स वेरिएबल, थीटा भी वेरिएबल, दो वेरिएबल लेकर के इंटीग्रेशन हमने हमारे सिलेबस में नहीं है। बीटेक वगैरह करेंगे तो वहां पे है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं डबल वेरिएबल इंटीग्रेशन, 12th तक में नहीं है, समझ रहा है? तो ये दो वेरिएबल, एक्स भी वेरिएबल और थीटा भी वेरिएबल, हमें दोनों को सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। दोनों को सिंगल वेरिएबल में कैसे लाएंगे? यहां से स्टार्ट हो रहा है अपनी क्लास, आज मैं यहां से लेने वाला था, तो मैंने जो क्लास में पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज किया हमने। आज की एक्चुअल क्लास हम यहां से स्टार्ट करने वाले थे, प्री फोकस्ड। तो ये चीजें उधर डिस्कस कर ही नहीं सकते, है ही नहीं कुछ, हवा हवाई, समझ रहे ना? इसमें भी हवा हवाई हो जाती है, क्योंकि टफ है ना, है मुश्किल। ओके, सी दिस, तो दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई। एक्स का वैल्यू क्या रखें? ये जो मास है वो किस कोऑर्डिनेट पे है? आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब ये सिंगल वेरिएबल में आ गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमने सीखा है क्या? यस, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। गुड। तो यस यस, नहीं नहीं, देखो कंफ्यूजन होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो याद करेंगे डिफरेंसेस से। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो गया, ऐसे करना है ना। तो देखो ये एक सेंटर मास, ये भी है 0 से पाई तक, तो एक सेंटर मास कैन बी रिटन एज वाई, आपको करना है, मैं फिर से याद दिला दूं। अब देखो इसमें से आर कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, आर बाहर आया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, अपॉन टी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। सीखा कि नहीं सीखा? डन। वैल्यूज रखते, वैल्यूज रखते, यहां से आया एक्स सेंटर मास इज इक्वल टू, पहले रखेंगे पाई, साइन पाई इज, साइन पाई इज 0 0, आपने रखा एक्स सेंटर मास इज इक्वल टू आर, और अंदर होगा साइन पाई माइनस साइन 0 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हुआ, पाई माइनस 0। तो चालाक बच्चे हैं, कहां क्यों नॉट डिफाइंड, देख, तो दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0, न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया, खत्म। तो एक सेंटर मास इज इक्वल टू, तो चालाक बच्चे उनको मैं बता दूं, ये बताओ एक्स में इधर मास ज्यादा है कि एक्स में इधर मास ज्यादा है? तो 0 तो आना ही था। क्या वाई भी 0 आएगा? क्या वाई 0 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। वो वैल्यू बताओ, वाई का वैल्यू बताओ, वाई का वैल्यू बताओ। जल्दी जल्दी नोट करना है तो करें, लेकिन मुझे वाई का वैल्यू चाहिए। You have to follow the same method to find out y सेंटर मास। बिल्कुल सही किया है, गुड। कॉस थीटा की जगह पे साइन थीटा लिख और फटाफट कर। कितना आ रहा है? इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, आप मुझे वाई सेंटर मास बताएं। इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा बच्चों, या फिर फटाफट जल्दी जल्दी लिख करके वाई सेंटर मास निकालो, डू इट फास्ट। इसमें ढेर सारा माइनस माइनस आएगा और बहुत लोगों का 0 आएगा, बट 0 कैन नॉट बी द आंसर। लेकिन 0 उन्हीं का आएगा जो मेहनत करेंगे।
और जो ज्यादा मेहनत करेंगे उनको असली आंसर आएगा। थोड़ा ज्यादा मेहनत करो। आर बाई पाई आ रहा है। -2r/पाई। ओके, देखो एक्चुअली अनेरी ये ध्यान देगा, नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता ना सेंटर मास, ये तो इधर ही कहीं होगा, पॉजिटिव में ही रहेगा ना, राइट। देखो कहीं पे लास्ट में लिमिट रखने में आपने गलती किया होगा। एंड करेक्ट आंसर इज, और ये डेटा याद भी रखना है, ये डेटा हमें रट के रखना है। आप चिंता ना करें, हम स्फीयर की भी अभी अभी कैलकुलेट करेंगे इसी मेथड से। हाँ, लेंगे सब इधर ही, ये क्लास वही तो लेने के लिए है। चले एवरीवन आगे चलें। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। अभी ध्यान देगा। हाँ हाँ, कॉपी मैंने कर लिया। सी दिस एवरीवन। अब मैंने लिखा वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई, दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई। सभी लोग ध्यान दें, ध्यान दें, यस। तो वाई सेंटर मास कितना हुआ, dm इंटू एक्स। dm वी हैव कैलकुलेटेड। अच्छा, dm इज वेरी यूजफुल, छोटा सा है भैंस मेथड लेकिन बहुत काम का है कि नहीं। और जब स्फीयर वगैरह आ जाते हो तो भयंकर काम का, ठीक है ना। यस, तो वाई सेंटर मास इज इक्वल टू, दिस इज डीएम, सी दिस एवरीवन। डीएम का वैल्यू कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ एम टी थीटा अपॉन पाई, कहां से कहां तक, 0 टू पाई, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम का वैल्यू रख लेते हैं। अच्छा, डीएम का टोटल क्या होता है, डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, एम। तो मैं डायरेक्ट एम रख लूं, चलेगा। हाँ, डिनोमिनेटर में क्यों फालतू में इंटीग्रेशन में फंसे पड़े हैं। दिस इज एम, हो गया डन। सारे कौन, ये समझ में आ रहा है क्यों एम लिख दिया। डीएम 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 डीएम, कहां तक डीएम 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 डीएम, टोटल मास एम ही तो दिया है, हो तो क्या, एम बाहर कर लो। तो वाई सेंटर मास कितना आया, एम बाई पाई, ओहो, एम बाई पाई अपॉन एम। और यहां इंटीग्रेशन बस एक सिंगल बचा, नीचे वाला हमने हटा लिया, तो ये क्या बचा। अच्छा, हमने एक एक्स छोड़ दिया है, बेसिकली दिस इज वाई। वाई की हम बात कर रहे हैं ना, वाई कोऑर्डिनेट लिखना था। तो ये अंदर क्या बना, वाई डी थीटा, दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई। वैल्यू रखते हैं, वाई सेंटर मास इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल, 1 बाई पाई बचा। और यहां पे इंटीग्रेशन बना फ्रॉम 0 टू पाई, और यहां पे वाई का वैल्यू वहां से रखेंगे, दिस इज आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब सारे सिंगल वेरिएबल में हो गए, आर को हम बाहर रखेंगे तो आर बाई पाई हो गया। तो ये हो गया वाई सेंटर मास इज इक्वल टू आर बाई पाई, डन। आर बाई पाई बाहर आ गया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, यस, माइनस कॉस थीटा। फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 टू पाई, सी दिस। अब वाई सेंटर मास आपने लिखा, दिस इज इक्वल टू आर बाई पाई। देखो पहले हम रखेंगे पाई, तो देखो माइनस ऑफ कॉस पाई, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। क्या समझ में आया कैसे रखना है। तो ये हो जाएगा वाई सेंटर मास इज इक्वल टू आर बाई पाई। देखो कॉस पाई इज -1, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज 2। और जो हमारा फाइनल आंसर आया आर बाई पाई।
समझे कि नहीं समझे? जल्दी नोट कर लें। पाँच मिनट और ले लूं मैं आप लोगों का, पक्का? लगे हाथ डिस्क का भी निकाल लें बाउल में। कंफर्टेबल? यस। अच्छा ये बताएंगे, ध्यान देगा। नहीं नहीं, अभी आप लोग खुद से करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मंडे को है हमारा। नेक्स्ट एडवांस की क्लास रहेगी मंडे, ऑन मंडे। मंडे से पहले ये इंटीग्रेशन आप लोग कर, फाइंड सेंटर मास लिखेंगे। ऐसा है रिंग, ये रिंग है, आई होप कि समझा होगा। यदि सेंटर मास निकाल लिया तो कितना खींचेगा, mgh हो गया। इसका सेंटर मास निकालेंगे, क्या इसका x जीरो आएगा? ना इसका x जीरो आएगा, ना इसका y जीरो आएगा, दोनों वैल्यू आएंगे। इसका मास है m, रेडियस है r। फाइंड सेंटर मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर मास। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो देखो मैं हिंट दे देता हूं। हम यहां से थीटा लेंगे, उसके बाद एक छोटा सा डी थीटा लेंगे। हाँ यस, जैसे पिछली बार हमने इंटीग्रेट किया था फ्रॉम 0 टू पाई, इसमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। इसमें एक और चेंज आएगा, हैंस मेथड में चेंज आएगा। ठीक है, ठीक है, आज तो कैंसिल हो जाएगा, आज तो कैंसिल हो जाएगा, बट कोशिश करें आप लोग खुद से करने की। ठीक है, हो जाएगा, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। चलिए कोशिश करिएगा आप लोग सॉल्व करने की। फिलहाल यही तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एंड कोन के सेंटर मास और उनके इंटीग्रेशन करने के मेथड। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।